नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। विकास का सबसे महत्वपूर्ण चौथा सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी जीन पियाजे। ये संपूर्ण सिद्धांत है। आज आपको इसमें जीन पियाजे की हर चीज मिल जाएगी जो कहीं नहीं मिलेगी आपको। इस सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। इसे बौद्धिक विकास सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे ने किया है तथा इसके सहयोगी इन हेल्डर थे। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन जीन पियाजे ने ही किया था। इसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं संज्ञान क्या होता है। कॉग्निटिव संज्ञान प्राणी का वह व्यापक एवं स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान शब्द नाम तो एक है लेकिन इसमें कई चीजें आती है। यूं समझ लो संज्ञान का मतलब है दिमाग, बुद्धि, यूं समझ लो। अब देखते हैं क्या क्या आता है संज्ञान में। संज्ञान के अंतर्गत अवधान यानी कि ध्यान केंद्रित करना, स्मरण, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, अधिगम शक्ति, वर्गीकरण, निरीक्षण, तर्क वितर्क, समस्या समाधान, संप्रत्यकरण यानी कि विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षण यानी कि देखकर सीखना आदि सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप ही संज्ञान है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं उन सबका सम्मिलित रूप क्या है? संज्ञान। इसी को संज्ञानात्मक कहते हैं और इनका विकास संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा। ये सभी क्रियाएं आपस में परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत केवल गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। आप अंतर समझे? विकासात्मक मनोविज्ञान में तो कहां से कहां तक हो रहा है अध्ययन? गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत। जबकि आप जो पढ़ रहे हैं बाल विकास, उसमें कहां से होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अतः केवल विकास ही जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बाल विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्लियर है? फिर है जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि जन्मजात नहीं होती। जीन पियाजे मानता है कि भैया वंश से जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त उसकी जन्मजात बुद्धि आप ये कहो कि बहुत तीव्र बुद्धि वाला है, ऐसा नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक विकास के कारण उस सिद्धांत के द्वारा बताया कि यह शैशवावस्था से बालक की विभिन्न क्रियाओं पर निर्भर करती है और संज्ञान का अर्थ उन्होंने बुद्धि के प्रयोग से बताया है। संज्ञानात्मक विकास अर्थात बुद्धि का विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है और बुद्धि कभी भी जन्मजात नहीं होती है। विकासात्मक मनोविज्ञान या विकास क्या है? यह गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, जबकि बाल विकास क्या है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलता है। तो ये आपने तीनों विकास में अंतर देख लिए, संज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल विकास। जीन का पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बुद्धि एवं विकास दोनों का सिद्धांत है। ये बुद्धि का भी सिद्धांत कहलाता है और विकास का भी सिद्धांत कहलाता है। इसे संप्रत्यय निर्माण सिद्धांत भी कहते हैं। विकास एक नकल नहीं बल्कि खोज है, ऐसा जीन पियाजे का कहना था। अब देखते हैं जीन पियाजे सिद्धांत के 8 पद या 8 संप्रत्यय, इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। नंबर 1 अनुकूलन, अडॉप्शन। ये क्या होता है? अपने आप को किसी चीज के अनुरूप ढाल लेना ही अडॉप्शन कहलाता है। आप किसी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हो, इसे क्या कहते हैं? अडॉप्शन। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण, समाज व परिवार के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति ही अडॉप्शन कहलाती है। यह क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती रहती है। अब इसकी कुछ उपक्रियाएं भी हैं। नंबर 1 आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। जैसा सीखा वैसे ही अगर पूर्ण रूप से उस क्रिया को कर देता है बच्चा, उसमें बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाता है,
केवल नकल कर देता है तो इसे एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे कोई आपने काम किया और बच्चा बिना अपने दिमाग लगाए जैसा आपने हूबहू किया और वैसा का वैसा ही डिट्टो कर देता है। आपने कोई गलत किया तो उसने भी गलत कर दिया, लेकिन वो करेगा बिल्कुल हूबहू आपकी तरह। तो ऐसे उसको कार्य को एसिमिलेशन कहते हैं, ऐसी बुद्धि को। जब व्यक्ति नए ज्ञान को अपनी मानसिक संरचना के आधार पर ग्रहण करता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार अगर वो नहीं करे तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। यानी कि वो अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं जोड़ता, देखा वैसा का वैसा हूबहू कर दिया। जैसे अक्सर बच्चे कॉपी की नकल करते हैं तो वो कॉपी की नकल में अकल नहीं लगाते, वो जैसा अगर आगे अगले वाले ने कोई गलती कर रखी है तो वो भी वो गलती करता चलता जाता है। यही एसिमिलेशन है। किसी भी नई जानकारी का वर्तमान स्कीमा हम पूर्व निर्मित ज्ञान या पूर्व निर्मित स्कीमा छवि के साथ मिलान करते हैं तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे हमने पूर्व में कोई बिल्ली देखी हुई है और फिर से हम किसी नई बिल्ली को देखते हैं एवं हम उस बिल्ली को बिल्ली के रूप में पहचान लेते हैं। पहले से हमने कोई बिल्ली देखी हुई है, फिर हम कोई नई बिल्ली देख रहे हैं और हम तुरंत पहचान लेते हैं कि यार ये तो बिल्ली है, तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस नकल का उपयोग किया है यहाँ कि वो बिल्कुल बिल्ली, हाँ भाई बिल्ली जैसी दिख रही है। अब हमने नई बिल्ली देखी, हमने तुरंत पहचान लिया ये बिल्ली है, तो हमने क्या किया, पूर्व ज्ञान की नकल की है, तो ये एसिमिलेशन है। हमने यहाँ अपने पूर्व ज्ञान का हूबहू प्रयोग किया है, उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया है। कैसे? देखिए उदाहरण। शिशु प्रत्येक चीज को मुंह उठाकर मुंह में रख लेता है, चाहे वह खाने की हो या नहीं हो। यही एसिमिलेशन है, क्योंकि शिशु अपने पूर्व ज्ञान में कोई सुधार नहीं करता है और अपने पूर्व ज्ञान की नकल करता हुआ वो क्या करता है, प्रत्येक चीज को खाने की चीज समझ लेता है और फिर मुंह में रखता चला जाता है। यही एसिमिलेशन है। दूसरा पॉइंट है समंजन, अकोमोडेशन। ये क्या होता है? किसी भी नई जानकारी का वर्तमान स्कीमा जब पूर्व निर्मित ज्ञान पूर्व निर्मित स्कीमा छवि के साथ मिलान नहीं कर पाते हैं तो हम उस बिल्कुल नई जानकारी को अपने मस्तिष्क या स्कीमा में भंडारण कर लेते हैं। ये स्कीमा जो बार बार आ रहा है ये मस्तिष्क की है और कुछ नहीं है। उस नई जानकारी को दिमाग में जगह देना ही अकोमोडेट कहलाता है। इसे समायोजन या समाविष्टीकरण भी कहते हैं। जब व्यक्ति नए ज्ञान के आधार पर अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन या सुधार करता है तो उसे अकोमोडेशन कहते हैं। समझे? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में, एसिमिलेशन में तो वो अपने ज्ञान में कोई सुधार नहीं करता है, जबकि अकोमोडेशन में वो क्या कर रहा है, पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जब आता है तो नए ज्ञान को भी अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और संशोधन कर लेता है। देखते हैं अभी इसके बारे में। उदाहरण देखते हैं इसका। बालक ने पूर्व में कोई बिल्ली देखी हुई है और यदि अब उसके सामने कोई नई बिल्ली आ जाती है वर्तमान स्कीमा, तो बालक अपने पूर्व निर्मित ज्ञान, जो उसकी पूर्व निर्मित स्कीमा की छवि थी, वह मस्तिष्क में बिल्ली की पूर्व छवि के आधार पर मिलान कर लेगा और ये एसिमिलेशन कहलाएगा। यानी कि उसने बिल्ली देखी हुई थी, उसने अब नई बिल्ली देखी, तुरंत पहचान लिया ये बिल्ली है। ये एसिमिलेशन है क्योंकि नकल है। लेकिन अब देखो अकोमोडेशन क्या है। जबकि बालक पहली बार जब कोई बिल्ली देखता है तो वह अपने पूर्व निर्मित ज्ञान मस्तिष्क में बिल्ली की छवि नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि बिल्ली उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। अतः इस स्थिति में बालक अब पहली बार बिल्ली देखकर उसकी छवि को अपने स्कीमा तथा मस्तिष्क में जगह या स्थान देकर अकोमोडेट करता है। इसे ही अकोमोडेशन कहते हैं। किसी नई चीज को जब बालक देखता है और उसे अपने दिमाग में फिट कर लेता है, उसे ही अकोमोडेशन कहते हैं और कुछ नहीं है अकोमोडेशन। अब देखते हैं संतुलन, इक्विलिब्रियम, साम्याधारण। अकोमोडेशन एवं एसिमिलेशन एक दूसरे की पूरक क्रिया है और ये एक सर्कुलर है, आपस में ये चलती रहती है। जब बालक किसी नई जानकारी अर्थात वर्तमान स्कीमा को पूर्व निर्मित स्कीमा छवि के आधार पर मिलाने की कोशिश करता है तो वह थोड़ी जानकारी आपस में मिलने लग जाती है, लेकिन वह कंफ्यूज हो जाता है कि ये नई चीज क्या है और उसकी देखी हुई पुरानी चीज है, तो वह असंतुलन की स्थिति में थोड़ी देर के लिए पहुंच जाता है। लेकिन किसी की सहायता प्राप्त करके वह दोनों चीजों में भेद करना सीख जाता है और फिर दोनों चीजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करके उन्हें अकोमोडेट कर देता है। अर्थात ये दोनों ही उसके लिए पूर्ण रूप से अब नई जानकारी हो जाती है और वह पुनः संतुलन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अकोमोडेशन और असिमिलेशन के कारण असंतुलन और संतुलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है
और बालक नई चीज़ों को अपने ज्ञान में जोड़ता चला जाता है। और देखते हैं इसके बारे में। अब इस पूरी प्रक्रिया को उदाहरण से समझते हैं। देखिए शुरू से। जब बालक पहली बार बिल्ली को देखता है तो वह बिल्ली की 4 टांगे, छोटी हाइट, उसकी कदकाठी, पूंछ आदि को देखकर उसकी छवि अपने मस्तिष्क में पहले मिलान करता है, एसिमिलेशन करके देखता है। लेकिन उसकी जैसी कोई छवि उससे दिखती नहीं, क्योंकि उसने बिल्ली पहली बार देखी है। तो वह इस छवि को अपने मस्तिष्क में क्या करेगा, अब अकोमोडेशन देगा, क्योंकि नई चीज आई है ना, तो नई चीज को वो तुरंत क्या करेगा, अकोमोडेट करेगा, अकोमोडेशन। अब माना बालक को बिल्ली जैसी कदकाठी, रंग जैसा कुत्ता दिखाई देता है, तो वह फिर से क्या करेगा, इस नई कुत्ते की छवि को अपने मस्तिष्क की छवि बिल्ली से मिलान करता है। उसने पहले बिल्ली देखी हुई है इस टाइप की, तो वो बिल्ली से मिलान करता है। लेकिन कुत्ते की छवि बिल्ली की तरह थोड़ी है, लेकिन थोड़ी सी नहीं भी है, थोड़ी तो है, जैसे 4 टांगे, पूंछ ये है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते की तरह नहीं है। तो बालक कंफ्यूज हो जाता है, और जैसे ही बालक कंफ्यूज होता है वो किस में आ जाता है, असंतुलन में आ जाता है कि ये बिल्ली जैसा तो दिखता है, लेकिन शायद ये बिल्ली नहीं है, कुछ और है। यही असंतुलन की अवस्था है। अब फिर होता क्या है, देखो कैसे संतुलन में आता है वो। ऐसी स्थिति में बालक को किसी की सहायता प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति आकर उसको बताता है कि नहीं, ये कुत्ता होता है। वह बालक को बताता है कि कुत्ते और बिल्ली में क्या क्या अंतर होते हैं, और उसको पूरी तरह समझा देता है। तब जाकर कुत्ते की छवि को भी वह अपने मस्तिष्क स्कीमा में जगह देकर पुनः संतुलन प्राप्त कर लेता है, और बच्चे को पता चल जाता है कि नहीं, ये बिल्ली की विशेषताएं हैं, ये कुत्ते की विशेषताएं हैं। तो अब वो क्या करता है, कुत्ते को भी अपने दिमाग में अकोमोडेट कर देता है। तो पहले बिल्ली को अकोमोडेट किया, फिर कुत्ता दिखाई दिया तो वो डिसिक्लिब्रियम में आया। फिर उसको किसी व्यक्ति ने बताया कि ये नहीं, ये कुत्ता होता है, ये विशेषताएं कुत्ते की होती है, ये बिल्ली की होती है। तो उसको उसने क्या किया, दोनों को अपने दिमाग में अकोमोडेशन कर दिया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना। हम जन्म से लेकर अपनी आयु के अनुसार जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या अवलोकन करके सीखते हैं, उस सम को मानसिक संरचना या मेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको पूर्व निर्मित ज्ञान भी कहते हैं। यह समय व परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मानसिक संरचना प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, क्योंकि पूर्व निर्मित ज्ञान है, तो जाहिर बात है सब व्यक्तियों का पूर्व निर्मित ज्ञान अलग अलग होता है। तीसरा बिंदु, वो तो मानसिक संरचना थी, ये मानसिक क्रिया है, मेंटल ऑपरेशंस। बालक द्वारा त्रुटि निदान एवं समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला चिंतन या थिंकिंग ही क्या कहलाता है, मानसिक संक्रिया या मानसिक क्रिया। वो समस्या के समाधान के लिए जो अपना माइंड चलाता है उसे ही मानसिक क्रिया कहते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है स्कीम्स। अब ये क्या भला है स्कीम्स, देखते हैं। मानसिक क्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स कहलाता है। जितनी भी मानसिक संक्रियाएं होती हैं उनका समस्या समाधान में उपयोग करना ही स्कीम्स कहलाता है। अभी हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था ना, मानसिक संक्रियाएं, पूर्व निर्मित ज्ञान, उन सब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। किस में प्रयोग करता है बालक, समस्या समाधान में। अब ये तो हो गई स्कीम। अब दूसरा आता है ये 5वां नंबर का स्कीमा। स्कीमा शब्द जीव विज्ञान से लिया गया है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन पियाजे ने ही किया था। मस्तिष्क में जहां मेमोरी भंडारित स्टोरेज होती है उस स्थान को ही स्कीमा कहा जाता है। अतः स्कीमा एक तरह से माइंड या बुद्धि ही है। जब हम किसी नई चीज को देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, स्पर्श करके महसूस करते हैं तो हमें उस वस्तु के रूप, रंग, गुण, आकार आदि के बारे में ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से संज्ञान हो जाता है, और यह ज्ञान हमारे मस्तिष्क की मेमोरी वाले भाग स्कीमा में भंडारित हो जाता है। इस मेमोरी स्टोरेज को ही स्कीमा कहते हैं। तो मेमोरी का स्टोरेज जो होता है ना हमारे दिमाग में, उसे ही स्कीमा कहते हैं। अब स्कीमा में 2 तरह की बुद्धि कार्य करती है। पहली है प्रतीकात्मक बुद्धि। फिगरेटिव इंटेलिजेंस किसी भी छवि को दिमाग में पूर्ववत बनाए रखने का कार्य करती है। इसमें कोई बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इसमें किसी चीज को लेकर बालक के मन में छवि स्थिर रहती है, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। प्रतीकात्मक बुद्धि में बालक को किसी चीज के बारे में बहुत सीमित ज्ञान होता है। उदाहरण देखते हैं। जब एक बच्चा बारिश को देखता है
और किसी माध्यम से उसे पता चलता है कि इस तरह आसमान से पानी की बूंदों का धरती पर गिरना बारिश कहलाता है, तो उसके रूप, रंग, गुण, बनावट आदि को वो अपने माइंड स्कीमा में क्या कर लेता है, एक इमेज, छवि बना लेता है। और यह छवि ऐसे ही स्थिर बनी रहती है हमेशा के लिए। इसे ही प्रतीकात्मक बुद्धि कहते हैं। दूसरी है क्रियात्मक बुद्धि। किसी एक चीज के बारे में प्राप्त ज्ञान से बनी छवि जब नए ज्ञान की प्राप्ति के कारण नई छवि में बदल जाती है तो उसे ऑपरेटिव इंटेलिजेंस, क्रियात्मक बुद्धि कहते हैं। यहाँ उसमें सुधार होता है। क्रियात्मक बुद्धि में बालक को किसी चीज के बारे में नया ज्ञान प्राप्त हो जाता है और यह एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, क्योंकि ये परिवर्तन होता जाता है, नया सुधार होता जाता है ज्ञान में। यह रूपांतरण के लिए उत्तरदायी होती है। समझ को विकसित करने का कार्य ऑपरेटिव इंटेलिजेंस का ही होता है। इसके भी दो तत्व हैं, नंबर ए एसिमिलेशन, नंबर बी अकोमोडेशन। आत्मसातीकरण और समंजन, इनसे इनके बीच की अवस्था कौन सी होती है, अनुकूलन, अडॉप्शन। उदाहरण देखते हैं इसका। जब एक बच्चा बारिश को देखता है और किसी माध्यम से उसे पता चलता है कि इस तरह आसमान बादलों से पानी की बूंदों का धरती पर गिरना बारिश कहलाता है, तो वह उसके रूप, रंग, गुण, आकार, बनावट आदि को अपने माइंड स्कीमा में बैठा लेता है। उसकी छवि बनाने के बाद, लेकिन बाद में वही बालक जब बारिश के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेता है तो उसे पता चलता है कि यह तो पृथ्वी पर सागरों एवं महासागरों का ही पानी था, जो सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर चल जाता है और संगठित होकर बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाता है। अतः बालक के मस्तिष्क में पहले की तुलना में बारिश की अलग अवधारणा और छवि बन जाती है, जो पहली छवि से ज्यादा बड़ी हुई होती है और अलग भी होती है। अब उसके सामने बारिश की दो अलग अलग छवियां बन चुकी हैं। अब पहली छवि में बदलाव या संशोधन करके बालक नई छवि तैयार कर लेता है और इस क्रिया को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही संक्रियात्मक बुद्धि कहलाती है, जिसमें पहले वो बारिश के बारे में इतना ही जानता था कि बादल से पानी गिरता है, और अब वो पूरा उसके बारे में ज्ञान जानता है। नोट, मानसिक संरचना के आधार पर किया गया व्यवहार ही स्कीमा कहलाता है। अब है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। यहाँ हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर पीरियड। इसे ज्ञानेंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। इसकी अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही सीखता है। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तु की ध्वनि, रस, गंध आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। इसे हम सहज स्कीमा भी कहते हैं। इसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। इसमें पहली अवस्था है प्रतिवर्त क्रियाएं। इसे सहज क्रियाओं की अवस्था भी कहते हैं। इसकी अवधि होती है जन्म से 1 माह तक। उदाहरण, मुंह में किसी वस्तु को लेकर चूसने की क्रिया प्रतिवर्त क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कहलाती हैं। नंबर 2, प्रमुख वित्तीय प्रतिक्रियाएं। इसकी अवधि 1 माह से 4 माह तक होती है। इसका उदाहरण है चीजों या बातों को दोहराना। नंबर 3, गौण वित्तीय प्रतिक्रियाएं। इसकी अवधि 4 से 6 माह तक होती है और इसका उदाहरण है बच्चों द्वारा वस्तु स्पर्श करना, इधर उधर करना और अनुक्रियाएं करना। नंबर 4, गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय। इसे गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था भी कहते हैं। इसकी अवधि 7 से 10 माह की होती है। उदाहरण इसका है, इस अवस्था में शिशु उद्देश्य व उसे प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगता है तथा बड़ों का अनुकरण या अनुसरण करने लग जाता है। नंबर 5, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। इसकी अवधि 11 से 18 मास तक होती है। इसका उदाहरण है वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है बालक। नंबर 6, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह अंतिम अवस्था है। इसकी अवधि 18 माह से 24 माह तक होती है। इस अवस्था की बड़ी उपलब्धि बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट पर
इमानेंस का ज्ञान है। इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती। यह देखो खास बात, जैसे इस अवस्था के बालक के सामने जब उसकी माँ छुप जाती है तो बालक रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी माँ केवल मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वह यहीं है और वह मेरी आंखों से छुप गई है। इस अवस्था में बालक को यह कहकर उल्लू नहीं बनाया जा सकता कि ये चीज चिड़िया ले गई। हम लोग कहते हैं ना ये चीज चिड़िया ले गई, तो इससे इस अवस्था से पहले तो हम मूर्ख बना लेते थे बच्चे को, लेकिन इस अवस्था में आने के बाद बच्चे को हम ये कहकर उल्लू नहीं बना सकते कि बेटा ये चीज तो चिड़िया ले गई। नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। यहाँ संक्रिया से अभिप्राय माइंड में चलने वाले ऑपरेशंस या एक्टिविटीज या विचारों से है। कुछ भी करने से पहले चिंतन करना ही संक्रियात्मकता कहलाता है। इसको 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से 4 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। बालक बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है, जैसे ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे है, ये क्या हुआ। इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहते हैं। क्यों? हर चीज़ वो खोजता रहता है। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित या अहम केंद्रित हो जाता है। वह केवल स्वयं के बारे में ही सोचता है कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए, बस उसको दूसरे से मतलब ही नहीं होता। बालक में जीववाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। बालक निर्जीव वस्तुओं में भी बच्चे जीवन समझने लगते हैं। जैसे टॉयज में वो जीवन समझने लगते हैं, गुड़िया के साथ खेलते हुए अगर उनकी गुड़िया को लग जाती है तो उसकी दवाई लगाने लगते हैं झूठ माट में। ऐसे जैसे बालक जमीन पर गिर जाता है तो उसकी माँ धरती पर मारती है और कहती है कि ले मैंने जमीन की पिटाई कर दी। यह सुनकर बच्चा क्या है, खुश हो जाता है। वो समझता है कि जमीन को भी चोट लगी है, तो उसको खुशी मिल जाती है कि हाँ मम्मी ने जमीन को मारा है, तो वो उसको भी दर्द हुआ है, अब मैं संतुष्ट हूँ। नंबर 2, अंतःप्रत्य अवस्था, अंतर्देशीय अवस्था भी कहते हैं इसे। यह अवस्था 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक को निम्न ज्ञान नहीं होता है। नंबर ए, विकेंद्रीकरण। जब बालक उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं पर ध्यान नहीं दे पाता है, जैसे 2 गिलास में पानी है बराबर, लेकिन एक गिलास चौड़ा होने के कारण छोटा है, जबकि दूसरा गिलास क्या है, पतला होने के कारण लंबा है, लेकिन पानी दोनों में समान है, तो बच्चा इस स्थिति में क्या करेगा, पतले और लंबे गिलास में पानी ज़्यादा बता देता है। यही विकेंद्रीकरण सिद्धांत है। वह चीज़ों के आकार, प्रकार और फैलाव को नहीं समझ पाता है, उसे इतना ज्ञान नहीं होता है। फिर है बी, पलटन अपलटन सिद्धांत। किसी पूर्व किए गए कार्य को वापस उलट करना बालक को नहीं आता। जैसे बालक घड़ी को खोल तो सकता है, लेकिन खोलने के बाद वह उसे वापस उसी रूप में बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह उसे नहीं आता है। सी, संरक्षण सिद्धांत का अभाव। यदि बालक को विकेंद्रीकरण एवं पलटन सिखा भी दिया जाए तो वह कुछ दिनों में उसे वापस भूल जाएगा, अर्थात इस ज्ञान का संरक्षण वह नहीं कर पाएगा। बालक वस्तु के भौतिक गुणों को समझ ही नहीं पाता। 6 वर्ष की आयु में बालक को मूर्त व अमूर्तता का ज्ञान हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक अपने आसपास की वस्तुओं, प्राणियों तथा भाषागत शब्दों से संबंध स्थापित करने लग जाता है। यह सब वह अनुकरण द्वारा सीखता और करता है। नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसे ठोस एवं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जिस चीज का रूप, रंग, आकार हो, अर्थात जिसे देखा एवं छुआ जा सके, उसे भौतिक या मूर्त वस्तु कहते हैं। इस अवस्था में बालक मूर्त तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। बालक को विकेंद्रीकरण सिद्धांत, पलटन सिद्धांत और संरक्षण सिद्धांत का भी ज्ञान हो जाता है। बालक को क्रमबद्धता एवं वर्गीकरण का ज्ञान भी हो जाता है। बालक को आगमनात्मक तथा निगमनात्मक दोनों का ज्ञान हो जाता है। बालक केवल मूर्त व प्रत्यक्ष वस्तुओं का ही चिंतन कर पाता है। जो चीज़ दिखाई नहीं दे वह उसका चिंतन अभी भी नहीं कर पाता है। इसे पलटन अवस्था भी कहते हैं। भाषा व संप्रेषण योग्यता का
विकास हो जाता है इस अवस्था में ही बालक संरक्षण कंजर्वेशन भी सीख जाता है। जब कोई पदार्थ रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार की दृष्टि से समान रहता है तो उसे हम कंजर्वेशन या संरक्षण कहते हैं। पल्टन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए बालक गिनती के आरोही और अवरोही क्रम में लगाना भी सीख जाता है। चौथी अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसे अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, अर्थात कोई चीज उसके सामने न होते हुए भी उसकी मस्तिष्क में वो कल्पना कर लेता है। इसे ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बालक घटनाओं की अपने मस्तिष्क में कल्पना करने लग जाता है। बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच एवं कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। सहानुभूति, दया, प्रेम, न्याय, स्वतंत्रता, करुणा, आत्मा, मन, इनका रूप और आकार नहीं होता, लेकिन फिर भी बालक इनको महसूस करने लग जाता है, समझने लग जाता है। प्रत्येक बालक 4th स्टेज में प्रवेश करे यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तार्किक चिंतन की अवस्था है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बालक का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए। इस अवस्था में समस्त मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। गणित के प्रश्नों को हवा में ही हल करना अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है। अब देखते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है। नंबर 1, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नंबर 2, जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया है, यानी कि बच्चों के अनुसार ही शिक्षा का निर्धारण होना चाहिए। नंबर 3, जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा के रूप में परिभाषित किया है। नंबर 4, जीन पियाजे के अनुसार बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे प्रवेश करता है। नंबर 5, पियाजे के अनुसार बच्चे सीखने में धीमे होते हैं, अतः उन्हें दंड नहीं दिया जाना चाहिए। दंड के खिलाफ था पियाजे। नंबर 6, अनुकरण और खेल की क्रिया को महत्व दिया, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा खेल से और अनुकरण से सीखते हैं। नंबर 7, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत के भी समर्थक है जीन पियाजे कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करो तभी आपको आएगी। नंबर 8, शिक्षक व अभिभावक बालक की चिंतन व तर्क शक्ति को समझे और उसके अनुसार कार्य करे।